वक्त टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशांत पांडे। हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में बीटेक कोर्स कर रहे एक साथी हमारे साथ हैं। युवराज सिंह ठाकुर नाम है इनका, और हम इनसे ही जानेंगे कि विश्वविद्यालय में बीटेक कोर्स कैसा है, यानी फैकल्टी कैसी है, भवन कैसे हैं, हॉस्टल सुविधा और अन्य सारी बातें हम इनसे जानेंगे, ताकि जो भी इस वर्ष नए विद्यार्थी आएंगे उनके सभी प्रश्न स्पष्ट हो सके और उनकी कुछ सहायता हो सके। तो भैया, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि बीटेक कोर्स में दाखिले की इस वर्ष क्या प्रक्रिया होने वाली है। नमस्कार सभी को। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम युवराज सिंह ठाकुर है। मैं बीटेक फाइनल ईयर का छात्र हूँ। आप जैसे पूछे कि बीटेक में एडमिशन प्रोसेस क्या है। बीटेक में आपको जेईई मेन से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होती है और यहाँ पे एनटीए ही काउंसलिंग कराती है जी, तो आपने बताया कि जेईई मेंस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होते हैं। बिल्कुल। तो एक और प्रश्न है कि यहाँ सीट कंपोजिशन क्या है, कितनी सीटें हैं विश्वविद्यालय में बीटेक के लिए? और जैसा कि मैं बता दूं, अभी यहाँ पे बीटेक में हम लोग के यहाँ अभी तो 3 ही कोर्सेज वैसे अवेलेबल हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गया, और सभी में 60-60 सीटें अवेलेबल हैं। जी, यहाँ इस विश्वविद्यालय में बीटेक कोर्स कितना पुराना है या कब से संचालित हो रहा है? ये बीटेक कोर्स अभी ये पिछले बीते 3 साल में स्टार्ट हुआ है, जिसके फर्स्ट बैच हम ही हैं। हाँ, तो अभी इसको स्टार्टिंग 3 साल हो गए। मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में 3 साल बिता लिए बीटेक कोर्स में अपने। विश्वविद्यालय की फैकल्टी को लेकर बच्चों के मन में प्रश्न रहता है, फैकल्टी किस प्रकार की होगी, शिक्षक अनुभवी होंगे अथवा नहीं, क्योंकि कोर्स नया शुरू हुआ है यहाँ पे। तो बच्चों के मन में यह प्रश्न लगातार बना रहता है कि फैकल्टी किस प्रकार की। फैकल्टी आपने जो 3 वर्ष बिताया है विभाग में, तो आपको एक अच्छा अनुभव होगा इस संबंध में। तो आप बताएं कि इस विश्वविद्यालय में बीटेक कोर्स में विशेषकर फैकल्टी किस प्रकार की? यहाँ पे बीटेक में बहुत अच्छी फैकल्टी है। जैसे हमारे एचओडी आशीष वर्मा सर हैं, और जो हमारे अदर फैकल्टी मेंबर्स हैं सब गेट क्वालिफाई और एनआईटी और आईआईटी लेवल के सारे फैकल्टी स्टाफ हैं। जो भी एचओडीज हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर हैं, लेक्चरर हैं, सब एनआईटी और आईआईटी लेवल वाले हैं। जी, एक और प्रश्न रहता है बच्चों के मन में कि आपने बताया कि आईआईटी से पास आउट यहाँ पे फैकल्टी है, तो बहुत अच्छी चीज है ये। लेकिन एक प्रश्न ये रहता है कि शिक्षक जो है, लेक्चर प्रोफेसर जो है और बच्चे, तो इनके बीच इनके संबंध कैसे हैं? क्या ये समन्वय के भाव से चलते हैं अथवा कोई समस्या आती है बच्चों को प्रोफेसर से अपनी बात रखने में? नहीं, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी चीज देखी है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। कोई भी इशू या प्रॉब्लम होता है तो टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं, हेल्प करते हैं हर एक चीज़ में। आपकी स्टडीज़ हो गई, आपका अदर एक्टिविटीज़ हो गई, या फिर आपको गाइडिंग या काउंसलिंग कराना है कुछ भी चीज़ में, तो आपका टीचर बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। जी, विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पे दूरस्थ से भी बच्चे आते हैं, करीब 2000 किलोमीटर से अधिक से बच्चे आते हैं। केरल राज्य तक से बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो जो क्षेत्रीय बच्चे हैं, लोकल जो बच्चे हैं, वो तो फिजिकल रूप से यहाँ उपस्थित होकर अपना विभाग देख सकते हैं किस प्रकार का विभाग है। जो भी उनके मन में विभाग भवन से संबंधित सवाल है वो उनका स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ये है कि जो दूरस्थ बच्चे हैं, जो सिर्फ विभाग को देखने यहाँ नहीं आ सकते, उनके मन में ये प्रश्न होता है कि विभाग में भवन कैसे, बिल्डिंग्स कैसी, इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, साफ सफाई मेंटेन होती है अथवा नहीं। इस संबंध में आप कुछ जानकारी दे पाए तो? और जैसे कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। उसमें आपकी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव, बिल्डिंग्स, मैनेजमेंट, सारी चीज़ें उसमें डिटेल मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हम 3 साल बिता चुके हैं, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है। टीचर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और यातायात के साधन, सब कुछ बढ़िया है। जी, मैंने अभी जिस प्रकार से उल्लेख किया, मैंने बताया कि यहाँ दूरस्थ से बच्चे आते हैं, अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक तक से बच्चे आते हैं। तो बच्चों के जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके मन में यह प्रश्न लगातार बना रहता है कि हम अपने बच्चे को इतना दूर भेज रहे हैं, तो सुरक्षा, एक सुरक्षा के भाव में उनके मन में रहता है, विशेषकर बच्चियों के लिए, कि हमारी बच्ची इतनी दूर जाएगी तो किस प्रकार से सारी चीजें मैनेज करेगी। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से या विश्वविद्यालय परिसर आपको कितना सही लगता है, इस बारे में आप बताएं। और जैसा कि मैं खुद बाहर का हूँ, कटनी जिले का हूँ, तो मेरे को 3 साल हो गए यहाँ पे। सुरक्षा और यहाँ पे रहना सब कुछ बहुत बढ़िया है। जैसे बीटेक के लिए बता दूँ तो बीटेक के लिए गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल, सेपरेट बॉयज हॉस्टल रहते हैं, मेस अवेलेबल है और रूम भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे।
सर अच्छा है। और सिक्योरिटी रीजन से मेन ये है कि यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी रीजन है, तो यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं आते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, तो आप जाके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा सकते हैं। वैसे अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि ऐसा कुछ हुआ हो कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम्स आई हो। और ज़्यादातर बच्चे सिक्योरिटी के पास ना जाके अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने टीचर्स हो गए, सीनियर्स हो गए, उनसे बात कर लेते हैं। आपने बताया कि टीचर सीनियर्स और सभी से एक अच्छा समन्वय है। हॉस्टल का जिक्र किया आपने, तो हॉस्टल के संबंध में हम यह जानना चाहेंगे कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ऐसा होता है कि 12वीं की अनुसूची के आधार पर हॉस्टल अलॉट कर दिए जाते हैं। दूरी कोई मायने नहीं रखती, बच्चा 2000 किलोमीटर से आ रहा है अथवा 200 किलोमीटर से, 12वीं की अनुसूची देखेंगे और उस हिसाब से उनको हॉस्टल अलॉट कर देते हैं। इस विश्वविद्यालय में हॉस्टल अलॉटमेंट प्रक्रिया को लेकर क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हॉस्टल अलॉट होता है? क्या वो 12वीं की अनुसूची है कि उसकी मेरिट के आधार पर हॉस्टल अलॉट कर देते हैं, अथवा यह है कि दूरी, बच्चा जितनी दूर से है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी हॉस्टल अलॉटमेंट में? तो किस प्रकार से आप इसको स्पष्ट करें? जैसा कि यहाँ पे है यूनिवर्सिटी में हॉस्टल जो है दो प्रकार में बटे हुए हैं, जैसे कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल कोर्स। तो बीटेक वालों का ऐसा रहता है कि बीटेक वाले जितने हैं उनके लिए सीट अवेलेबल रहती है, बट जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज में जो एडमिशन लेते हैं उनके लिए क्या रहता है, डिस्टेंस बेसिस पे रहता है। क्या रहता है कि कुछ आउट मतलब कि अदर स्टेट से बच्चे आते हैं, जैसे जैसे बीटेक में ही हम लोग के आंध्र प्रदेश, केरला और पंजाब, हरियाणा, ऐसे राजस्थान हो गया, दूर से बच्चे आते हैं, तो इन लोग के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है डिस्टेंस बेसिस पे। और जो एमपी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी डिस्टेंस, जैसे जो अपने दूर के जिले हो गए जो 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर में रहते हैं उनके लिए रहते हैं, बट जो 200 किलोमीटर वाले रहते हैं उनके लिए कुछ डिफिकल्टी जाती हैं। बट बीटेक में ऐसा नहीं है, मतलब नॉन टेक्निकल कोर्स जो है उनके लिए डिफिकल्टीज हैं, बट बीटेक वालों के लिए नहीं, क्योंकि उनके लिए जो हॉस्टल अलॉट हुए हैं वो बेस्ट फैकल्टी मतलब अच्छे हैं और सीटें पूरी अवेलेबल रहती हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए। बीटेक कोर्स में है आप, तो आपसे यह हम जानना चाहेंगे कि बच्चे दाखिले के लिए आएंगे, दाखिला लेंगे, पढ़ेंगे, ये सारी चीजें चलती रहेगी, लेकिन बीटेक कोर्स करने के पश्चात क्या भविष्य में क्या चीजें उनको किस प्रकार की करियर अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं जिनमें वो अपने आप को पाते हो कि हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, और क्या क्या स्कोप आप अलग से उनको यह बताना चाहेंगे कि वो इस फील्ड में जा सकते हैं? जैसे बीटेक में आपने पूछा कि करियर क्या होगा, तो बीटेक में अपन टू साइड्स अपने पास रहती हैं, एक प्राइवेट सेक्टर रहता है और एक अपने पास गवर्नमेंट सेक्टर रहता है। तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा आप जिस ब्रांच से रिलेट करते हैं तो आप उस ब्रांच के हिसाब से अपने सेक्टर चुन सकते हैं। जैसे CSIT वाले हैं तो अपना सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसे फील्ड में जाते हैं। और जैसे EC वाले हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो इन लोग जैसे कम्युनिकेशन की फील्ड हो गई, हार्डवेयर हो गए, ऐसी फील्डों में जाते हैं। सिविल वाले सिविल्स में जाते हैं, एरोनॉटिकल है तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है तो एरोनॉटिकल कंपनीज जो रहते हैं उसमें जाते हैं। और आप इसमें से गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं इसी से ही बताता हूँ, तो जैसे इसी में हूँ तो मैं रेलवेज हो गया इंजीनियर, जैसे जूनियर इंजीनियर हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, DRDO में ऑप्शंस रहते हैं, इसरो में ऑप्शंस रहते हैं। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारे हैं जी, तो ये सारी चीजें आपने स्पष्ट की। कुछ और अन्य प्रश्न हैं, जैसे आज के समय में अभी देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भाषा विवाद बहुत चरम सीमा पर है, नॉर्थ इंडियंस को काफी परेशान किया जा रहा है। तो इस संबंध में आप बताएं कि अब जो बुंदेलखंड का विशेषकर मध्य प्रदेश सागर का जो क्षेत्र है, यहाँ के क्षेत्रीय लोग भाषा को लेकर तो बच्चों पे कोई दबाव नहीं बनाते अथवा किसी प्रकार का कोई समस्या बच्चों को आती हो इस संबंध में, तो आप उसको नहीं, सागर जैसे कि बहुत शांत क्षेत्र है और मेरे को यहाँ 3 साल हो चुके हैं, मैंने आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं देखा है कि लैंग्वेज के लेके, कल्चर को लेके या फिर कास्ट क्रीड या फिर किसी भी चीज के लिए यहाँ पे किसी को बुली किया गया हो या फिर परेशान किया गया हो, ऐसा नहीं है। सागर बहुत शांत क्षेत्र है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आपको, मैं भी यहाँ पे 3 साल हो गए, मैं बहुत सारे मेरे लोकल फ्रेंड्स हैं और सीनियर्स हैं, बहुत हेल्पफुल है मेरे। जी, तो क्षेत्रीय लोगों के विषय में आपने बताया कि सब अच्छे हैं, सब कुछ सारी चीजें सही हैं। अंतिम प्रश्न की तरफ अब हम चलेंगे, तो आपसे एक और प्रश्न है कि जो बच्चे राजनीति में अपना करियर देखते हैं कि राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या यहाँ छात्र संघ के चुनाव होते हैं, और क्या छात्र संघ के कौन कौन से संगठन हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं, बच्चों की सहायता करते हैं, बच्चों की मांगों को वो
अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, वीसी तक पहुंचाते हैं, तो इन संगठनों के विषय में आप बताएं। वैसे तो यहाँ पे दो जो आउटसोर्स संगठन जिसको बोलते हैं जो ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल पे चलते हैं, एबीवीपी हो गया जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई, दोनों संगठन यहाँ पे हैं और ये संगठन आपको ज्वाइन करना कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है आपको कि आपका पॉलिटिकल करियर और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने में और लोगों के बीच अपनी बात रखने में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल करता है। और आपको कोई भी समस्या आती है कि आप अपने टीचर या एचओडी या फिर अपने डिपार्टमेंट की बात स्वयं नहीं रख सकते, तो ये एक आपको प्लेटफॉर्म देता है आपको अपनी बात रखने के लिए। और यूनिवर्सिटी का भी एक संगठन है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी हमारे यहाँ मतलब आउटसोर्स में अपने एनएसयूआई हो गई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी हो गया, और जो हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल की तरफ से एक नेशनल सर्विस स्कीम का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको अपन एनएसएस बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आप स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने और लोगों के बीच अपने बात रखने और बहुत सारे जो सोशल सर्विस रहते हैं इनमें एक्टिव और पार्टिसिपेट करने का मौका देता है। जी, एक अंतिम प्रश्न की तरफ हम चलेंगे जिसमें देखा जाता है कि अन्य जो विश्वविद्यालय जो अन्य राज्यों में हैं या केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य के विश्वविद्यालय हो, तो शहरों के बीच में होते हैं, वहाँ प्रदूषण की बड़ी गंभीर समस्या होती है कि बच्चों को सांस लेने में समस्याएं आती हैं, पूरा शहर ही प्रदूषित है, पूरा क्षेत्र दिक्कतों से भरा हुआ है। तो सागर क्षेत्र जो आपका है, विशेषकर ये विश्वविद्यालय का परिसर, या कितना प्रदूषण मुक्त है या प्रदूषण है यहाँ पे, इन चीजों को आप जरा बताएं हमारे दर्शकों को। इस चीज में तो बोलूंगा कि प्रदूषण मतलब यहाँ पे 0% मान लो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हिली एरियाज में है और यहाँ का जो नेचुरल एरियाज बहुत अच्छा है, फॉरेस्ट है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पॉल्यूशन तो नहीं मान सकते क्योंकि ये इतनी मल्टी सिटी भी नहीं है, नॉर्मल डेवलप्ड अच्छी सागर एक अच्छी सिटी है। तो यहाँ पे इतने व्हीकल्स और वो नहीं, व्हीकल्स या फिर एयर पॉल्यूशन उतना नहीं है, क्योंकि मेनली ये रीजन अपना है तो नेचुरल और जिसको अपन बोलते हैं विलेज एरियाज और रिमोट एरियाज, ऐसे एरियाज में बना है जहाँ पे पॉल्यूशन तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता जैसे अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मेन सिटीज के बीच में रहती हैं वैसा नहीं है यहाँ पर। हमारे साथ युवराज सिंह ठाकुर थे जिन्होंने बीटेक कोर्स में दाखिला लेने वाले बच्चों को यह सारी बातें बताई जो हमसे पूछी गई थी, जो हमारे मन में जो प्रश्न थे हमने पूछा। आपके मन में भी जो प्रश्न है आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम भेज सकते हैं और वक्त टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।